तो आज हम पिछले कक्षा में बही खाता में हमने पढ़ा था कि साझेदारी का समापन किस तरह होता है और फर्म का समापन किस तरह होता है। आज हम पढ़ेंगे समापन का प्रभाव। जब कोई साझेदारी फर्म समाप्त होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहली बात है, जब कोई फर्म बंद होता है तो उसकी जो दायित्व है, दायित्व का मतलब ये है कि कंपनी ने जो दूसरों से लोन लिया है, कर्जा लिया है, वो सब दायित्व में आता है। तो दायित्व का भुगतान करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, दायित्व का भुगतान करने के लिए कंपनी को पैसा कहाँ से आता है। कंपनी जब बंद होती है तो अपनी सारी संपत्तियों को बेचती है और बेचने के बाद जो उसे रकम प्राप्त होते हैं उसको वो अपने दायित्व के भुगतान में लगाते हैं। तो चलिए अब हम इसमें एक चीज आपको बता दें कि समापन का प्रभाव साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार समापन के हिसाब किताब करने की जो विधि है वो मुख्य रूप से साझेदारी संलेख में लिखे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नियम हैं जिसमें पहला है, सबसे पहले साझेदारी में जो हानि होता है, क्या होता है, जो हानि होता है उस हानि का भुगतान सबसे पहले साझेदारी अपनी पूंजी में से करते हैं। वो भी कैसे करेंगे, पहले पूंजी में से हानि को कम करके, यानी जो लाभ है उसको कम करके, इसको करेंगे कम, लाभ कम करके जो शेष बच जाता है पूंजी में, उसमें हम उस पूंजी से हानि का बंटवारा करते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हानि बांटने के बाद, यानी हानि का भुगतान करने के बाद भी वो पूरा नहीं होता है तो फिर फर्म की पूंजी में से हानि का भुगतान किया जाता है। इससे फर्म की पूंजी में से हानि का भुगतान किया जाता है और उसके बाद भी फर्म की पूंजी इतना नहीं है उससे हानि का भुगतान हो सके, तब फिर सभी साझेदारों को उनके लाभ हानि के अनुपात में उनसे वसूला जाता है रकम और फिर हानि का भुगतान किया जाता है। तो ये तो बात रह गई हानि के भुगतान के संबंध में। तीन बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है कि लाभ के अतिरिक्त पूंजी से भुगतान करना, दूसरी बात है पूंजी में से भुगतान करना और तीसरी बात, अगर पूंजी से भुगतान नहीं हो पाता है तो सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में, किस अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में उनसे वसूला जाता है और उसका भुगतान किया जाता है। तो ये तो हो गई हानि के भुगतान के संबंध में। अब जब हम भुगतान करते हैं तो उसमें हम अपनी समस्त संपत्तियों का प्रयोग करते हैं और उस सारी संपत्तियों को हम बेचते हैं और बेचने से जो रकम प्राप्त होती है उसका भुगतान करते हैं। अब इसमें भी हम सबसे पहले किसका भुगतान करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले होता है दायित्वों का भुगतान। किस प्रकार के दायित्व,
जो साझेदार के दायित्व हैं, इसके साझेदार। साझेदारों से जो हमारा दायित्व है उसका भुगतान सबसे पहले किया जाता है। साझेदारों का भुगतान सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद आता है ऋण का भुगतान। ये भी जो साझेदारों ने ऋण दिया है, साझेदारों द्वारा दिया गया ऋण, जो साझेदारों ने ऋण दिया है उसका फिर हम भुगतान करेंगे। साझेदार जो ऋण देते हैं, फर्म को जो ऋण देते हैं उसका भुगतान करेंगे। इसके बाद आता है तीसरा नंबर में पूंजी का भुगतान। अब इसके बाद भी अगर फर्म में पैसा है तो जो साझेदार अपनी पूंजी लगाई है उन साझेदारों का उनका भुगतान कर दिया जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है पूंजी के भुगतान के बाद लाभ का बांटना। लाभ का यानी कि पूंजी के भुगतान हो गया, उसके बाद भी फर्म में पैसा बचा है तो हम क्या करेंगे, सभी साझेदारों के जो लाभ हानि अनुपात है, जो साझेदारी जब प्रारंभ किए और उन्होंने जो अपना लाभ हानि अनुपात बनाया है उसके आधार पर उसका भुगतान करते हैं। तो ये लाभ हानि का बांटना हो गया। इसके बाद लाभ हानि के बांटने के बाद एक बार इसको फिर से सबसे पहले हम साझेदारों का दायित्व का भुगतान करते हैं, फिर ऋण का भुगतान करते हैं, फिर पूंजी का भुगतान करते हैं और फिर जो बच गया रकम उसको लाभ हानि में बांटते हैं। तो ये तो हो गया साझेदारी के फर्म का प्रभाव। अब बच्चों आज हम एक और चीज पढ़ेंगे कि साझेदारी का समापन और फर्म के समापन फर्म के समापन में अंतर, यानी साझेदारी का समापन और फर्म के समापन में क्या अंतर है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अंतर का आधार, और यहां पर आप लिख सकते हैं सरल क्रमांक। ये हमारा पॉइंट है। सबसे पहला अंतर के आधार में हम लिखते हैं संबंध। संबंध में साझेदारी का समापन से क्या संबंध है, इसमें क्या होता है, इसमें एक या दो साझेदार फर्म से अलग होते हैं। एक या दो साझेदार फर्म से अलग होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सभी साझेदारों के संबंध समाप्त हो जाते हैं। यानी जब फर्म बंद होगी तो सभी साझेदार का कोई संबंध
नहीं रहता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका व्यापार की समाप्ति। तो साझेदारी के समापन में व्यापार का समापन होना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखेंगे, समापन आवश्यक नहीं है, लेकिन फर्म के समापन में आवश्यक है। क्या लिखेंगे? फर्म के समापन में आवश्यक है। इसके बाद आता है विघटन। विघटन या समापन। साझेदारी के समापन होने में फर्म का समापन होना यह आवश्यक नहीं है। इसमें लिख सकते हैं कि विघटन आवश्यक नहीं है। और इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से फर्म समाप्त हो जाते हैं। पूरी तरह से फर्म समाप्त हो जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट हुआ। अब हम इसके आगे के भी और पॉइंट आपको बताते हैं। कुछ इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो अभी 4 पॉइंट हुए। अब हमारा 5वां पॉइंट है, अंतर के आधार में लिखेंगे हिसाब किताब। हिसाब किताब क्या है? तो साझेदारी के समापन में जो साझेदार अलग होते हैं उनके पूंजी के भुगतान के लिए हिसाब बनाया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं अलग होने वाले साझेदार के पूंजी का भुगतान के लिए हिसाब किताब बनाना है ना। लेकिन फर्म के समापन में क्या होता है कि ये अंतिम बार बनाया जाता है। अंतिम बार हिसाब बनता है, मतलब ये लास्ट होता है। फर्म बंद हो गया तो जो भी है, दायित्व है, संपत्ति है, वो सब का हिसाब हम अंतिम बार बनाते हैं। और एक और पॉइंट 6वां, अगर हम अंतर के आधार से बात करें तो ये है परिस्थितियां। परिस्थितियां का मतलब ये है कि साझेदारी का समापन कब होता है, फर्म का समापन कब होता है। तो इसमें परिस्थितियां ये है कि अगर कोई साझेदार दिवालिया हो गया, दिवालिया होने पर अगर कोई साझेदार है वो दिवालिया हो गया या पागल होने पर उसे निकाल दिया जाता है और उसकी साझेदारी समाप्त हो जाती है। लेकिन फर्म के समापन के अंतर की बात करें तो इसमें अगर कोई फर्म
अवैध है। अवैध का मतलब क्या है कि जो उसे मान्यता मिली थी सरकार से, उस कार्य को न करके कोई दूसरा कार्य अगर करता है तो वो अवैध में आता है। इसी तरह से समय समाप्त होने पर, समय समाप्त होने पर, समय समाप्त होने का मतलब क्या है कि जितने समय के लिए वो कंपनी बनी थी और उसका समय समाप्त हो गया है, तो फिर उस स्थिति में भी फर्म का समापन होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि आज हमने आपको साझेदारी का समापन और फर्म के समापन के बारे में 6 पॉइंट मैंने बताया, और ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।